मान्य होगा। मैं आदरणीय निर्णायक मंडल से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की अनुमति चाहूँगी। धन्यवाद। आज मंच पर विचारों की उड़ान होगी। आज मंच पर विचारों की उड़ान होगी। हर शब्द में एक नई पहचान होगी। जो बोलेगा पूरे आत्मविश्वास के साथ, उसी के नाम आज ये शाम होगी। सर्वप्रथम समूह अ की कक्षा 9वीं की प्रतिभागी ताशवी गोस्वामी, जो सामूहिक हित के लिए असत्य स्वीकार्य है विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। आदरणीय निर्णायक मंडल, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्रतिस्पर्धी साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरे वाद विवाद का विषय है, क्या सामूहिक हित के लिए बोला गया असत्य स्वीकार्य है, और मैं इस विचार के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। महान दार्शनिकों और शास्त्रों में भी कहा गया है, सत्य ब्रूयात, प्रिय ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात सत्य बोलें, प्रिय बोलें, लेकिन ऐसा सत्य न बोलें जो किसी का अहित करे। यदि एक कड़वा सत्य समाज में दंगे भड़का सकता है, निर्दोषों की जान ले सकता है या अराजकता फैला सकता है, तो क्या ऐसा सत्य बोलना नैतिक है? निश्चित रूप से नहीं। यहाँ एक सफ़ेद झूठ उस सत्य से कई अधिक महान है जो विनाश का कारण बने। ज़रा सोचिए, क्या एक देश का खुफिया तंत्र या सेना हमेशा सत्य बोलकर काम कर सकती है? राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए और करोड़ों नागरिकों की जान बचाने के लिए कई बार रणनीतिक सत्य का सहारा लेना पड़ जाता है। यदि गुप्त सूचनाएं सार्वजनिक कर दी जाएं, तो सामूहिक हित खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ असत्य बोलना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि कर्तव्य बन जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्लेसीबो इफेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कई बार डॉक्टर मरीज का मनोबल बढ़ाने के लिए उसकी गंभीर स्थिति को छुपाते हैं। यदि सच बोलने से मरीज की हिम्मत टूट जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, तो वह सत्य हिंसा के समान है। सामूहिक हित या किसी के प्राण बचाने के लिए बोला गया झूठ 100 सच के बराबर पुण्य रखता है। समाज में शांति बनाए रखने के लिए कभी कभी कड़वी बातों पर पर्दा डालना आवश्यक होता है। यदि दो समुदायों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर तनाव हो और सत्य को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से हिंसा भड़क सकती हो, तो वहाँ शांति की खातिर मौन रहना या स्थिति को संभालना ही बुद्धिमत्ता है। तो इन तर्कों से मैं अपना पक्ष सिद्ध करती हूँ। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए, वक्ता ने अपने वक्तव्य के लिए 2 मिनट 5 सेकंड का प्रयोग किया। धन्यवाद ताशवी। अब मैं समूह अ की कक्षा 9वीं की प्रतिभागी काशवी नागपाल को आमंत्रित करना चाहूँगी, जो विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय साथी, सामूहिक हित के लिए असत्य स्वीकार्य है। आज मैं काशवी नागपाल इस प्रस्ताव का दृढ़ विरोध करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। सामूहिक हित, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में कल्याण, एकता और प्रगति की छवि उभरती है, लेकिन जब इसी के साथ असत्य को जोड़ दिया जाए तो यह विचार अपनी नैतिकता खो देता है। असत्य, चाहे वह किसी भी उद्देश्य में बोला जाए, अंत में वह विश्वास का हनन करता है। सत्य वह आधार है जिस पर समाज की पूरी संरचना टिकी होती है। यदि हम सामूहिक हित के नाम पर असत्य को स्वीकार करने लगे तो धीरे धीरे सत्य का मूल्य समाप्त हो जाएगा, और जहाँ सत्य का मूल्य नहीं होता, वहाँ ना न्याय टिकता, ना ही विश्वास। महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में
सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से न केवल अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया को सत्य की शक्ति का महत्व भी समझाया। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या एक मजबूत समाज झूठ की नींव पर खड़ा हो सकता है? क्या हम अपने भविष्य को भ्रम और धोखे के सहारे सुरक्षित बना सकते हैं? और क्या अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक नैतिकता का त्याग करना उचित है? यदि हम आज सुविधा के लिए सत्य को छोड़ देंगे तो कल वही असत्य हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि कभी कभी झूठ बोलना आवश्यक है, परंतु यह कभी कभी धीरे धीरे आदत बन जाती है। एक छोटा सा असत्य बड़े असत्य का मार्ग प्रशस्त करता है। परिणाम स्वरूप समाज में अविश्वास, भ्रम और अराजकता फैलने लगती है, और जब विश्वास ही टूट जाए तो कोई भी व्यवस्था, चाहे वे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, टिक नहीं सकती। इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब जब असत्य को बढ़ावा दिया गया, तब तब समाज में विघटन हुआ। सत्य भले ही कठोर लगे, लेकिन वही स्थायी होता है। असत्य क्षणिक राहत तो दे सकता है, परंतु अंत में वे विनाश की ओर ही ले जाता है। अंत में मैं पूरे विश्वास के साथ यह कहना चाहती हूँ कि सामूहिक हित के लिए असत्य को स्वीकार करना न केवल अनैतिक है, बल्कि यह समाज की जड़ों को कमज़ोर करने वाला एक विचार है। सच्चा सामूहिक हित केवल सत्य, ईमानदारी और पारदर्शिता के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए, वक्ता ने अपने वक्तव्य के लिए 2-3 मिनट का उपयोग किया। धन्यवाद। धन्यवाद काशवी। अब मैं कक्षा 9 के प्रतिभागी रिधान को अपने विषय के पक्ष में विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय निर्णायक मंडल, मैं द्वितीय वक्ता के रूप में अपने पक्ष को ठोस तथ्यों और तर्कों के साथ अटूट साबित करूंगा। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं, विपक्ष ने विषय को एक पत्थर की तरह सोचा है, मगर मैं उसे एक हथियार की तरह सोचता हूं, और वह हथियार तभी काम आता है अगर वो किसी धर्म के कारण के लिए होगा। महाभारत में भी अश्वत्थामा में भगवान श्री कृष्ण ने सत्य को बदल दिया। क्यों? ताकि सत्य में कोई धर्म हो। अगर वह ना करा होता तो हम पता नहीं कहां होते। ऑपरेशन मिन्समीट में बोले गए एक झूठ ने हजारों फौजियों की जान बचाई। क्या वह झूठ अनैतिक था? बिल्कुल नहीं। झूठ का यह रास्ता सबसे कठिन है, क्योंकि यहाँ इंसान अपने इंसानदारी के छवि त्याग देता है ताकि दूसरे का भला हो सके। यहाँ यह मानता है। मैं यहाँ अपने अब तार्किक खंडन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विपक्ष ने बोला था कि एक झूठ से 100 झूठ बनते हैं और झूठ बन सकते हैं, मगर ऐसा तो दवाइयाँ में भी है। अगर हम ज़्यादा दवाइयाँ ले तो वह जहर भी बन जाती है। तो क्या हम दवाइयाँ लेना बंद कर दें? समाज में फौजियों भी हमसे झूठ बोलते हैं। क्यों? ताकि हम चैन की नींद ले पाए। अंत में मेरा तर्क सीधा है। जहां स्वार्थ ना हो, सिर्फ सबका भला हो, वहां असत्य परम सत्य है। सत्य एक नियम हो सकता है, लेकिन मानवता हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, मगर अपने पक्ष को कभी नहीं। मैं जीत की उम्मीद नहीं,
सिर्फ न्याय की उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए, वक्ता ने अपने वक्तव्य के लिए 2 मिनट 30 सेकंड का प्रयोग किया। अब मैं समूह अ की कक्षा 9वीं की प्रतिभागी आरना प्राशर को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आरना प्राशर द्वितीय वक्ता के रूप में अपने प्रथम वक्ता के विचारों को आगे बढ़ाते हुए इस प्रस्ताव का सशक्त विरोध करती हूँ। मेरी साथी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया कि असत्य समाज की नींव को कमज़ोर करता है। मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहती हूँ कि सामूहिक हित के नाम पर असत्य को सही ठहराना वास्तव में एक खतरनाक शुरुआत है। साथियों, यदि हम यह मान लें कि असत्य कभी कभी स्वीकार्य है, तो फिर यह तय कौन करेगा कि कब असत्य सही है और कब गलत? क्या हर व्यक्ति अपने लाभ को सामूहिक हित बताकर झूठ बोलने नहीं लगेगा? यही वह स्थिति होगी जहां नैतिकता की सीमाएं धुंधली पड़ जाएंगी। इतिहास और समाज दोनों इस बात के साक्षी हैं कि जहां भी असत्य को बढ़ावा मिला, वहां अंततः विश्वास टूट गया। और एक बार यदि समाज से विश्वास उठ जाए तो उसे पुनः स्थापित करना कठिन हो जाता है। साथियों, सामूहिक हित का वास्तविक अर्थ है सबका भला, सबकी सुरक्षा और सबका विश्वास। लेकिन असत्य इन तीनों को ही नष्ट कर देता है। कुछ लोग कहते हैं कि छोटा झूठ बड़े भले के लिए ठीक है, परंतु सच ये है कि हर बड़ा झूठ एक छोटे झूठ से ही शुरू होता है। यदि हम आज एक छोटे असत्य को स्वीकार करेंगे तो कल वही एक परंपरा बन जाएगी और फिर सत्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मैं आप सभी से एक सरल प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप एक ऐसे समाज में रहना चाहेंगे जहाँ आपको यही नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं? स्पष्ट है, उत्तर नहीं ही होगा। अतः मैं पूरे दृढ़ विश्वास के साथ यह कहना चाहती हूँ कि सामूहिक हित के लिए असत्य को स्वीकार करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह समाज को भीतर से खोखला कर देने वाला विचार है। सच्चा और स्थायी सामूहिक हित केवल सत्य, विश्वास और नैतिक मूल्यों के आधार पर ही संभव है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए, वक्ता ने अपने वक्तव्य के लिए 2 मिनट 15 सेकंड का उपयोग किया। धन्यवाद। धन्यवाद रिधान और आरना। अब मैं पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागी से अनुरोध करती हूँ कि वे वक्ता द्वारा कहे गए वक्तव्य पर प्रश्न पूछ सकते हैं। आपने कहा कि सत्य के पथ पर चलने से कभी हत्या नहीं होती और महात्मा गांधी हमेशा सत्य के पथ पर चले हैं, मगर 21 पुलिस ऑफिसर क्यों मरे गए जब चौरी चौरा इंसिडेंट में? उत्तर, हमने मरने की बात के बारे में हमने कुछ नहीं कहा है, इसलिए हम महात्मा गांधी के कुछ कामों के लिए ही हम उनको प्रसिद्ध मानते हैं। प्रश्न, यदि मरीज को के बाद में सच्चाई पता चल जाए तो क्या डॉक्टर और चिकित्सा प्रणाली पर उसका विश्वास नहीं टूटेगा? उत्तर, विश्वास मेरे मुताबिक विश्वास तभी टूटता है अगर वह किसी का नुकसान पहुंचा रहा हो, और अगर भले के लिए हो तो वह कभी नहीं टूटता। धन्यवाद ताशवी और रिधान। अब मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूं कि वे वक्ता द्वारा कहे गए वक्तव्य पर प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद काशवी और आरना।
कक्षा 9वीं के प्रतिभागियों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। कक्षा 9वीं के प्रतिभागियों के उत्साह को देखकर मन में ये भाव आते हैं। जब सपनों को दिल में स्थान मिला, जब सपनों को दिल में स्थान मिला और लक्ष्य को अपना मान लिया, फिर राहों में कैसी बाधा है, जब ठान लिया तो साधा है। अब मैं कक्षा 10वीं के प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब समूह ब के कक्षा 10वीं के प्रतिभागी परिणीता शर्मा, जो नई शिक्षा नीति NEP भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला पाएगी विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेगी। नमस्कार निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय दोस्तों, मैं परिणीता शर्मा आज आपके सामने अपने विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ, जो भारत को एक पुराने ढांचे से निकालकर एक नई और बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है। आज हम यह सिद्ध करना चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 वास्तव में भारत की शिक्षा प्रणाली में एक सकारात्मक और क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से लागू की गई एक महत्वपूर्ण नीति है। यह नीति छात्रों के समग्र विकास, रचनात्मकता और कौशल पर विशेष ध्यान देती है। इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षा को अधिक लचीला, व्यवहारिक और आधुनिक बनाना है, ताकि विद्यार्थी केवल किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि असल जीवन में भी अपने ज्ञान का उपयोग कर सकें। दोस्तों, इस नीति की एक और खास बात है हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का कॉन्सेप्ट अब छात्रों का मूल्यांकन सिर्फ मार्क्स के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उनकी स्किल्स, क्रिएटिविटी, बिहेवियर और ओवरऑल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही NEP 2020 में आर्ट्स, स्पोर्ट्स और वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाएगी जितनी मैथ्स और साइंस को। इससे हर छात्र अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही NEP 2020 में रट्टा लगाने की परंपरा को कम करके कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब छात्रों को केवल याद नहीं करना, बल्कि समझना और लागू करना सिखाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस नीति में कक्षा 6वीं से ही कोडिंग और वोकेशनल स्किल्स शुरू करने की बात की गई है, ताकि छात्र शुरुआत से ही अपने भविष्य के लिए तैयार हो सकें। साथ ही इंटर्नशिप्स के अवसर भी दिए जाएंगे, जिससे उन्हें असली दुनिया का अनुभव भी मिलेगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, बोर्ड एग्जाम्स को आसान और कम कठिन बनाना। अब परीक्षाएं छात्रों की समझ और योग्यता को नहीं जांचेंगी, अब परीक्षाएं छात्रों की समझ और योग्यता को जांचेंगी, न कि सिर्फ उनकी याददाश्त को। नई शिक्षा नीति 2020 केवल एक बदलाव नहीं, एक बेहतर कल की शुरुआत है। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए, वक्ता ने अपने वक्तव्य के लिए 2 मिनट 25 सेकंड का उपयोग किया। धन्यवाद। अब मैं विपक्ष की ओर से प्रतिभागी शरण्या को इस विषय के विरोध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय शिक्षकगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं शरण्या आज के विषय नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला पाएगी के विपक्ष की ओर से अपने विचार प्रकट करूंगी। मैं पूरे सम्मान के साथ
ये कहना चाहती हूँ कि नई शिक्षा नीति एक अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन इसे क्रांतिकारी बदलाव कहना वास्तविकता से थोड़ा आगे बढ़कर किया गया दावा है, क्योंकि किसी भी नीति की सफलता उसके वादों में नहीं बल्कि उसके वास्तविक प्रभाव में दिखाई देती है। इसी संदर्भ में आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत करूंगी जो इस दावे पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। मैं इन तर्कों को संक्षेप में रखूंगी। मेरे साथ ही विपक्ष के दूसरे वक्ता आगे इन सभी तर्कों को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। पहला तर्क, क्रियान्वयन की चुनौती। नई शिक्षा नीति 2020 को पूरे देश में एक समान रूप से लागू करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में हर राज्य की भाषा, संस्कृति और संसाधन अलग अलग हैं। ऐसी विविधता में एक ही नीति से समान परिणाम की अपेक्षा करना क्या वास्तव में संभव है? दूसरा तर्क, संसाधनों की कमी। डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया गया है, लेकिन वास्तविकता तो ये है मान्यवर कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इंटरनेट, कंप्यूटर और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। जब आधार ही कमजोर हो तो उस पर मजबूत व्यवस्था कैसे खड़ी की जा सकती है? तीसरा तर्क, भाषा और भविष्य। मातृभाषा में शिक्षा एक अच्छा विचार तो है, लेकिन उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए अंग्रेजी का महत्व भी उतना ही आवश्यक है। यदि ये संतुलन सही से नहीं बना तो ये विद्यार्थियों के अवसरों को सीमित कर सकता है। यदि ये संतुलन सही से नहीं बना तो चौथा तर्क, शिक्षकों पर बढ़ता दबाव। नई प्रणाली को अपनाने की अपेक्षा तो की जा रही है महोदय, लेकिन क्या सभी शिक्षकों को इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण मिला है? बिना तैयारी के बदलाव लागू करना प्रणाली को और भी जटिल बना सकता है। पांचवा तर्क, मूल्यांकन प्रणाली। सतत मूल्यांकन जैसे बदलाव सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यदि इन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो ये स्पष्टता के बजाय भ्रम पैदा कर सकते हैं। छठा तर्क, निजीकरण का खतरा। यदि शिक्षा में निजीकरण बढ़ता है तो ये महंगी हो सकती है और गरीब छात्रों के लिए इसकी पहुंच और कठिन हो जाएगी। इन सभी तर्कों को ध्यान में रखते हुए हमारा स्पष्ट मत है कि नई शिक्षा नीति में संभावना अवश्य है, लेकिन इसे क्रांतिकारी कहना अभी एक दावा है, प्रमाण नहीं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए, वक्ता ने अपने वक्तव्य के लिए 2 मिनट 50 सेकंड का उपयोग किया। धन्यवाद। धन्यवाद परिणीता और शरण्या। अब समूह ब की कक्षा 10 की प्रतिभागी रागन्या ठाकुर, जो नई शिक्षा नीति NEP भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला पाएगी, विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेगी। बदलाव सिर्फ सोचा नहीं जाता, लागू किया जाता है। माननीय निर्णायकगण, मेरे प्रतिपक्ष और मेरे साथियों, मेरा नाम रागन्या ठाकुर है और मैं आज इस पक्ष में खड़ी हूं कि नई शिक्षा नीति सिर्फ एक सुधार नहीं, एक क्रांति है। और हाँ, यह भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की पूरी क्षमता रखती है। सच यह है, सालों तक हमारी शिक्षा प्रणाली ने सोचने वाले नहीं, याद रखने वाले बच्चे तैयार किए हैं। बच्चों को समझने के लिए नहीं बल्कि रटने के लिए सराहा गया, लेकिन नई शिक्षा नीति इस पुरानी सोच को तोड़ देती है। यह रटने को हटाकर सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान सिखाती है। और सच कहिए, आज के भारत को इसी की जरूरत है। अब बात करते हैं आजादी की। पहली बार विद्यार्थियों को कठोर नियमों से बांधा नहीं जाएगा। विज्ञान या कला के टैग अब बोझ नहीं, सिर्फ विकल्प है। अब एक विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार विषय चुन सकता है और पढ़ाई को महसूस कर सकता है, सिर्फ झेल नहीं। यह सोच बदलने की शुरुआत है और यही यह नीति और मजबूत हो जाती है। यह सिर्फ शिक्षित नहीं करती, यह साक्षात बनाती है। कौशल आधारित शिक्षा से विद्यार्थी सिर्फ डिग्री लेने वाले नहीं, जीवन के लिए तैयार लोग बनते हैं। देश कागजी पदवियों से नहीं, कौशलों से बनता है। अब मैं एक सीधी बात कहना चाहती हूँ, अगर बदलाव से डरते तो आज भी जंगल में शिकार कर रहे होते और आग जलाना सीख रहे होते।
बदलाव मुश्किल होता है, लेकिन बिना बदलाव के कोई विकास संभव नहीं है। और एक बात जो हम सब ने सुनी है, बेटा पढ़ लो, ये आगे काम आएगा। लेकिन सच क्या है? हमारी पढ़ाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ परीक्षा तक सीमित रह जाता है। जब पढ़ाई जिंदगी से जुड़ी ना हो तो वो बोझ बन जाती है। और यही अनीति फर्क लाती है, पढ़ाई को जिंदगी से जोड़ती है। अब मेरे विरोधी मानते हैं कि इसे लागू करना कठिन होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या कठिन होने का मतलब गलत होना होता है? सोचिए, कभी किसी एक इंसान ने सोचा होगा, चलो बल्ब बनाते हैं, चलो टेलीफोन बनाते हैं। तब दुनिया ने कहा होगा, ये क्या अजीब सोच है। अगर वह डर जाते तो आज हम अंधेरे में बैठे होते। कभी कभी पूरी दुनिया गलत होती है और एक इंसान सही। अगर आप बदलाव नहीं लाओगे तो कल कोई और ले आएगा और आप बस देखते ही रह जाओगे। तो आइए इस नीति को कम मांगना बंद करें। यह कोई वादा नहीं है, यह बदलाव का स्पष्ट मार्ग है। अंत में मैं सिर्फ इस पक्ष का समर्थन नहीं करती, मैं इसके साथ दृढ़ और निश्चित रूप से खड़ी हूँ, क्योंकि यह नीति सिर्फ बदलाव के लिए नहीं बनी, बदलाव की बात नहीं करती, यह बदलाव लाने के लिए बनी है। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए, वक्ता ने अपने वक्तव्य के लिए 2 मिनट 45 सेकंड का उपयोग किया। अब मैं विपक्ष की ओर से प्रतिभागी अंतरिक्ष को इस विषय के विरोध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने नई शिक्षा नीति 2020 के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। पहली नज़र में ये नीति आधुनिक, आकर्षक और भविष्योन्मुख लगती है। इसमें कौशल आधारित शिक्षा, डिजिटल लर्निंग और बहुभाषी शिक्षा जैसी कई प्रभावशाली प्रावधान शामिल हैं, जो शिक्षा को बेहतर बनाने का वादा करते हैं। लेकिन जब हम इसकी व्यवहारिकता पर ध्यान देते हैं तो कई गंभीर चुनौतियां और कमियां सामने आती हैं। सबसे पहले, इस नीति को पूरे देश में समान रूप से लागू करना आसान नहीं है। जैसे कि मेरे पहले वक्ता ने कहा था, भारत जैसे विविधता भरे देश में हर राज्य की भाषा, संस्कृति, संसाधन और शिक्षा का स्तर अलग अलग है। ऐसे में एक ही ढांचा सब पर लागू करना व्यावहारिक नहीं है। इससे क्षेत्रीय असमानताएं कम होने के बजाय और बढ़ सकती हैं। दूसरी बड़ी समस्या है संसाधनों की कमी। इस नीति में डिजिटल और तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, जो निश्चित रूप से भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सच्चाई ये है मान्यवर कि आज भी ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। कई स्कूलों में बिजली, इंटरनेट, कंप्यूटर और प्रशिक्षित शिक्षक तक नहीं है। ऐसे में इस नीति को ज़मीन पर लागू करना एक बड़ी चुनौती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, मातृभाषा में शिक्षा। यह विचार बच्चों की समझ और प्रारंभिक शिक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अंग्रेज़ी का महत्व आज भी उच्च शिक्षा, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक है। यदि इस संतुलन को सही ढंग से नहीं संभाला गया तो छात्र आगे चलकर प्रतिस्पर्धा में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा इस नीति में शिक्षकों पर नई जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ता है। नई शिक्षण पद्धतियों को अपनाने के लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण, समय और संसाधनों की आवश्यकता है। यदि ये सब उपलब्ध नहीं कराया गया तो इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा। मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। निरंतर मूल्यांकन और बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव का विचार तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यदि इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो इससे भ्रम और असंगति पैदा होगी। भारत एक समाजवादी देश है, पर यह नीति निजीकरण को बढ़ावा देती है। इससे शिक्षा महंगी होने का खतरा है और गरीब तथा मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और भी कठिन हो सकता है। शिक्षा सभी का अधिकार है और इसे सभी के लिए सुलभ रहना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, बदलाव ज़रूरी है और शिक्षा प्रणाली में सुधार होना भी चाहिए, पर पर्याप्त तैयारी, संसाधनों
और समान अवसरों के बिना यह नीति अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगी और भारत शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव नहीं ला पाएगा। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, वक्ता ने अपने वक्तव्य के लिए 3 मिनट 10 सेकंड का उपयोग किया। धन्यवाद। धन्यवाद रगन्य और अंतरिक्ष। अब मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि वे वक्ता द्वारा कहे गए वक्तव्य पर प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अपने विपक्ष से यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि अगर यह नीति आपके अनुसार क्रांतिकारी नहीं है तो क्या आपके पास इससे बेहतर कोई उपाय है? यह एक संभावनशील और सकारात्मक पहल है, लेकिन जब तक इससे ठोस और व्यापक परिणाम सामने नहीं आते, इसे क्रांतिकारी कहना जल्दबाजी होगी। अब मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि वे वक्ता द्वारा कहे गए वक्तव्य पर प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाएगी तो छात्र वैश्विक स्तर पर कैसी प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे जहां अंग्रेजी का प्रभुत्व है? मुझे लगता है विपक्ष मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो बदलाव से डरते हैं। क्रांति बदलाव ही है। और दूसरी बात, मातृभाषा की जहाँ बात आती है, एनईपी में हर जगह पे लोगों को उस भाषा से सिखाया जाता है जिससे वह सीखना चाहते हैं। हर लोकेलिटी में जहाँ माइनॉरिटीज़, जैसे आपने कहा, रहते हैं, वहाँ पे लोगों को उस लैंग्वेज से सिखाया जाता है जो उनके लिए सबसे सही होती है। समझिए किसी गांव में लोग हिंदी से पढ़ते हैं तो उनको हिंदी के माध्यम से सिखाया जाएगा। और जहाँ बात आती है क्रांति की, क्रांति बदलाव ही है। क्रांति ये मानते हैं कि नई शिक्षा नीति एक क्रांति नहीं है, जबकि क्रांति का मतलब सबसे पहले बदलाव ही होता है। और जहाँ बात आती है माइनॉरिटीज़ की, पहले हमें उन्हें बेहतर बनाना होगा जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हम उसमें ही बदलाव नहीं लाएंगे तो हम उनको कैसे बढ़ा सकते हैं जिनको भी शायद से शिक्षा नहीं मिल रही हो। और जहाँ बात आती है फ्री स्कूल, जहाँ पे आती है एक्सपेंसिव स्कूल्स की बात, वहाँ पे एक और चीज़ है गवर्नमेंट स्कूल्स। सबसे बड़ी बात यह है डिजिटल इंडिया और एनईपी साथ साथ जुड़ के काम करते हैं, जहाँ धीरे धीरे सबके पास डिजिटल गैजेट्स दिए जाएंगे जहाँ विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। तो जहाँ तक बात यह है कि ये क्रांति नहीं है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये सबसे बड़ी क्रांति है जो भारत ने आज तक बताई है। क्योंकि भारत ने इतनी क्रांतियाँ की हैं, जहाँ पे हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की है, हमने महिलाओं के लिए हक के लिए लड़ाई की है, और यह सारी क्रांतियाँ हैं। और अगर हम ये बदलाव नहीं लाते तो शायद आज भी हम अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे होते और औरतों को अपना हक नहीं मिलता। धन्यवाद। धन्यवाद। इस प्रकार आज की प्रतियोगिता का अंतिम चरण भी समाप्त हो गया है। एक बार फिर से जोरदार तालियां सभी प्रतिभागियों के लिए। अब मैं निर्णायक महोदय को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी ताकि वह प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाने के लिए 2 शब्द कहें। धन्यवाद। सुमध्यान, कुछ ज़्यादा कह लेना शायद उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि ये बच्चों ने इतना अच्छा बोला कि शायद उस नीति को मानना, या जो कक्षा 9 के बच्चों ने प्रस्तुत किया, असत्य भाषण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नीति को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, इनके तथ्यों ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम पक्ष में जाएं या विपक्ष में जाएं।
तो मेरे विचार में तो सभी प्रतिभागी प्रथम हैं, लेकिन प्रथम या द्वितीय किसी ना किसी को होना होता है। तो हम केवल श्रेष्ठ वक्ता का जो भी इनाम होगा वो देंगे, लेकिन प्रतिभागी तो मेरे विचार में सभी प्रतिभागी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इन सभी प्रतिभागियों के लिए और इन्हें तैयार कराने वाली अध्यापिकाओं के लिए एक ज़ोरदार ताली तो बनती है। धन्यवाद। मैम ने कहा कि सभी श्रोता, वक्ता, अध्यापिकाएं जितने हैं सभी अपने लिए ताली बजाओ सबसे पहले, क्योंकि तुमने बहुत ध्यान से सुना, इन्होंने बहुत मेहनत से बोला और इनकी अध्यापिकाओं ने बहुत मेहनत से इसको तैयार करवाया। किसी भी विषय को प्रस्तुत करने के लिए उसके पीछे पहले बहुत सारा शोध कार्य करना पड़ता है। इन्होंने पूरी मेहनत की और अपनी पूरी मेहनत के साथ आपके सामने इस विषय को प्रस्तुत किया और आपने बड़े ही धैर्य के साथ इसको सुना। तो मैं तो आप लोगों के लिए भी बहुत तालियां बजाऊंगी और इनके लिए भी बहुत सारी तालियां बजाऊंगी। गॉड ब्लेस यू बेटा। मैं कक्षा 9वीं के प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि वह भी मंच पे आ जाएं। जैसा कि आज के निर्णय का इंतज़ार है, अब मैं अगले निर्णायक महोदय जी को परिणाम घोषित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। धन्यवाद। आप पहले 10वीं के बता दें। चलो बोलो। 9वीं के पहले ये देना है ना। हाँ, पार्टिसिपेशन तो आप ही देना। पार्टिसिपेशन ये आप दे दो, आपने तैयार कर। कोई बात नहीं, आप आप फिर क्लास 9 प्लीज। ये ना बोलेंगे तो मैं ऐसे ही कहूँगा। काशवी नागपाल। अभी पहले आने दो। क्लास 10 पहले आप बेटा तालियां बजानी आती नहीं है या आके बजाएं? धन्यवाद। वैसे तो ये सभी 8 के 8 बच्चे विजेता हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं, मगर एक वक्ता को तो सर्वश्रेष्ठ वक्ता का अवार्ड मिलना ही है। तो पहला ग्रुप 9 से आरना प्राशर। कौन हो सकता है आपके विचार से? रागन्या को दे ही देते फिर। चलो आ जाओ रागन्या। अब मैं हिंदी विभाग के सभी को फोटोग्राफ के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। धन्यवाद। सभी छात्रों से निवेदन है कि वे पंक्तिबद्ध होकर अपनी कक्षा के लिए प्रस्थान करें।